अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मेरा नाम है इब्राहिम पीरज़ादा। हमजा शफीक की गैर मौजूदगी में इस शो को होस्ट करने की जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं और हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद, क्रिकेट एक्सपर्ट। साथ ही साथ फ़हद लियाकत ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है और हम उनसे भी वीडियो कॉल के ऊपर तजिया लेंगे। सबसे पहले हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम एशेज़ के बारे में, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने एशेज़ के लिए 2 तब्दीलियाँ मुमकिन तौर पर कर ली हैं। ये 2 तब्दीलियाँ कौन सी हैं, इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताना है। साथ ही साथ हमने बिग बैश लीग की भी बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का वहाँ पर काफ़ी चर्चा रहा है मुख्तलिफ टीम्स के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, किस तरह से स्टार्ट किया गया है, क्या अच्छा स्टार्ट है या मायूस कुन है, या आगे की उम्मीद बेहतर की जा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेटें काफ़ी मुश्किल होती हैं हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। इस पर भी हमने बात करनी है। फिर उसके बाद हमने PSL का जिक्र करना है। 11th एडिशन है, उसकी विंडोज़ का ऐलान कर दिया गया है। मैचेस कितने होंगे और कहाँ कहाँ खेले जाएंगे और किस तरह से खेले जाएंगे, इस हवाले से भी पूरी तरतीब बता दी गई है। और उसके बाद PSL से ही मुनासिबत के हवाले से ही एक इजलास हुआ है, जिसमें रोड शो का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से जो रोड शो PSL की जानिब से एक लंदन में किया गया है, एक न्यूयॉर्क में किया गया है, किस तरह का रिस्पॉन्स आया है, क्या अट्रैक्ट कर पाए हैं इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान सुपर लीग, इस हवाले से भी बात की गई है। और साथ ही साथ स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से भी बात की गई है इस आला सतही इजलास के अंदर PCB के। साथ ही साथ हमने अब फुटबॉल को भी थोड़ा सा देखना है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, किस तरह से टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल हमने देखते हैं कि स्टार्ट के अंदर आर्सेनल जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है, बड़ा गैप देती है, लेकिन एंड पे जाके हमेशा साउथ अफ्रीका की तरह चौक हो जाती है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बढ़ेंगे एशेज़ को लेकर और एशेज़ पर बात करने के लिए अहमद सईद की जानिब रुख करेंगे। अहमद सईद, क्या लग रहा है एशेज़ की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिस तरह से प्लेयर भी वापस आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक जो हरदिल अजीज़ प्लेयर हैं ख्वाजा, उनको उस्मान ख्वाजा को फिर से मौका नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि एशेज़ की जो सूरत हाल है वो तो वही है जो बेसबॉल की है गुज़श्ता 3-4 सालों से। और जब से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें शुरू हुई हैं कि क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट और बेसबॉल और क्रिकेट तेज़ हो गई है और तब्दील हो गई है, उसके मुताबिक क्रिकेट खेलें वगैरह वगैरह, तब से लेकर अब तक जो है वो बेसबॉल ने सिवाय इंग्लैंड के अंदर अपनी होम सीरीज़ जीतने का और कुछ भी अचीव नहीं किया है। अगर हम उनके अवे रिकॉर्ड की बात करें, एशिया सीरीज़ की अगर बात है तो पहला टेस्ट मैच जो है वो 2 रोज़ में ख़त्म हुआ, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 4 रोज़ में ख़त्म हुआ, और अब तीसरा टेस्ट मैच जो है वो एडिलेड ओवल में कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है पैट कमिंस, सबसे बड़ी हेडलाइंस तो ये है कि वो वापस आ रहे हैं। वो इंजरी के बायस जो है वो पहले 2 टेस्ट मैच में शिरकत उनकी नहीं हो पाई थी। सबसे पहले खबर ये आई थी कि वो पहला टेस्ट मिस करेंगे, उसके बाद दूसरे टेस्ट से भी उनको उनका जो मेडिकल बोर्ड था वो उनका ताल्लुक अगर PCB से होता तो वो शायद अफरीदी की तरह उनको पहला टेस्ट भी खिला देते, लेकिन वो चूँकि ऑस्ट्रेलियन हैं, वो प्रोफेशनल हैं, वो चीज़ों को डील करना जानते हैं, उनके मेडिकल बोर्ड को इस बात का पता है कि प्लेयर्स की रिकवरी किस तरह से होती है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं और किस तरह से एक प्लेयर को जो है वो वापस आना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब वो फास्ट बॉलर हो। तो पैट कमिंस जो है वो कल हमें एक्शन में दिखाई देंगे, अपनी कैप्टनसी को वो संभालेंगे। और उसके बाद जो है वो दूसरी तब्दीली जो है वो ये है कि नेथन लाइन जो ड्रॉप हो गए थे पिछले मैच में, जिनको नहीं खिलाया गया था, वो जो है वापस आएंगे एडिलेड ओवल के मैदान में। तो ये 2 तब्दीलियाँ की गई हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम का जहाँ तक ताल्लुक है। इसमें माइक नेसर, जिन्होंने 5 आउट किए थे पिछले टेस्ट मैच में, उनको ड्रॉप किया गया है, और ब्रैंडन डॉगेट जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको ड्रॉप किया गया है। तो उनकी जगह पर ये 2 सीजन प्लेयर जो है वो वापस अपनी जगह संभालेंगे। इससे आपको ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ का भी अंदाज़ा होता है कि जो उनके प्लेयर बेंच के ऊपर बैठे होते हैं वो भी कितने शानदार होते हैं, और उनके जो वो प्लेयर जो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं वो भी कितना तजर्बा रखते हैं रेड बॉल क्रिकेट खेलने का, कि वो जब आते हैं पैट कमिंस जैसे नाम को रिप्लेस करने के लिए तो वो आकर 5-5 आउट कर जाते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि यहाँ पर हमें प्लेयर तलाश करने पड़ते हैं, ख़ासतौर पर अगर हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें। तो ये जो एशेज़ सीरीज़ की तब्दीलियाँ हैं जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, ये इस लिहाज से भी एक केस स्टडी है कि आपने कौन सी क्रिकेट को कितनी अहमियत देनी है। ऑस्ट्रेलिया ने हर हाल में अपनी रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत दी है, और अब उनके पास रेड बॉल के रिसोर्सेज भी हैं, उनका रेड बॉल का कैलेंडर भी एक होता है, वो हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी आपको नजर आते हैं। तो ये 2 तब्दीलियाँ जो उन्होंने कल की हैं, ये इस बात का भी इंदिया हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने जो सीजन प्लेयर्स होते हैं उनको कभी भी इस तरह से बासानी जाने नहीं देता है, जिस तरह से बाकी टीमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं ज़्यादा T20 क्रिकेट लेने की वजह से, या उनको ये पता नहीं होता कि अपने प्लेयर्स को जो है वो किस तरह से रिगार्ड किया जाता है। उस्मान ख्वाजा की आपने बात की है तो उनके कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुए हैं, और उनकी टीम में जो बैटिंग पोजीशन है उसकी वजह से भी कुछ मसाइल, क्योंकि वेथरऑल्ड को वो लेकर आया, उन्हें चांस दिया,
उन्होंने पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग खेल दी। ट्रेविस हेड से उन्हें ओपन कराई पहले टेस्ट में, उन्होंने वहाँ पर आकर सेंचुरी स्कोर कर दी। तो उस्मान ख्वाजा की इंजरी कंसर्न्स की वजह से भी हैं और जाहिर है कि अब वो 2-0 की लीड पर भी हैं इस सीरीज़ के अंदर, तो वो ये भी ट्राई करना चाहते हैं कि उस्मान ख्वाजा के बगैर उनका जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है उसको में कितनी डेप्थ है, कितनी वो उसको बर्दाश्त, कितना टेम्परामेंट जो है वो शो करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब डेविड वार्नर गए थे तो उनकी रिप्लेसमेंट लाने में ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी टाइम लगा था। तो ये 2 तब्दीलियाँ उन्होंने की हैं और ये कल टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा। और हालात की अगर आप बात कर रहे हैं तो बेसबॉल जो है शदीद खतरे में है और तीसरे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट के तौर पर जाएगी। और फहद, आपको क्या लगता है कि कमबैक कर सकेगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि 2-0 चल रहा है इस वक्त? देखिए जी, कमबैक तो कोई भी टीम किसी वक्त भी कर सकती है। बस इंग्लैंड को थोड़ा सा अपने गेम प्लान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप प्रीवियसली 2 टेस्ट मैच देखे हैं तो मुझे वो सेम प्रॉब्लम इंग्लैंड की टीम में नज़र आई है जो हमें अपनी पाकिस्तानी टीम में देखने को नज़र आती है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया या ऐसी पिचेस पे खेलने जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे टेम्परामेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। आपको पिच पे स्टे करना चाहिए, जो कि मुझे इंग्लिश बैट्समैन के अंदर भी जो है वो वाला टेम्परामेंट नज़र नहीं आ रहा विच दे यूज्ड टू हैव इन देयर लेगेसी ऑफ देयर क्रिकेट। वो भी अब बेसिकली T20 की तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आके। इसी वजह से जो पहला टेस्ट है ख़ास तौर पे वो 2 दिनों में ख़त्म होने की जो वजह है, अगर आप उनके बैट्समैन की शॉट सिलेक्शन देखें तो बेसिकली उनको शॉट सिलेक्शंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और टेस्ट क्रिकेट जो है वो टेम्परामेंट से खेली जाती है। आप पिच के ऊपर जितना स्टे करोगे आपको सेट होने में उतना टाइम मिलेगा और आप ऐसी पिचेस पे सेट होके ही स्कोर कर सकते हो। ठीक, ऐसी पिचेस के ऊपर आप सेट होकर ही स्कोर कर सकते हैं। स्कोर करने की बात आई है तो हमारे बाबर आजम ने 2 रन स्कोर किए हैं अपने पहले मैच के अंदर, जबकि हमारे शाहीन का जो ओवर है वो एक उस पर पाबंदी लग गई, उसको वो ज़ाया हो गया। और उसके बाद हमारे जो रिजवान है वो भी अच्छा आगाज़ नहीं कर सके। तो अहमद, क्या लग रहा है बिग बैश कहाँ जा रही है? जिस तरह से इंटरेस्ट शो किया गया था और जिस तरह से मार्केटिंग की गई थी, क्या प्लेयर उस तरह से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं? देखें, जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था, जब उसकी मार्केटिंग हो रही थी BBL की, तो उस वक्त भी हम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे थे कि देखें, जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं तो फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक बहुत अहम एस्पेक्ट जो है वो उसकी मार्केटिंग होता है। और मार्केटिंग जब आपने करनी होती है तो फिर आपको वो सारे प्लेयर्स जो आपने उसके अंदर इन्वॉल्व की हैं, वो सारी एंटिटीज़ जो आपने उस कमर्शियल एक्टिविटी का हिस्सा बनाई हैं, उसको आपने किसी ना किसी अंदाज़ में फिर सेल आउट करना है, उसको आपने बेचना है किसी ना किसी अंदाज़ में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में, हर शहर के अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। और जाहिर है कि जब आपने पाकिस्तानी प्लेयर लेने हैं तो फिर आपने पाकिस्तान की ऑडियंस को भी इंगेज करना है ताकि उनको देखने के लिए प्लेयर्स आएँ। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हर कंट्री के लिए जाहिर है कि जिस कंट्री के प्लेयर्स हैं। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स चूँकि ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास खेलने के लिए ये 3-4 लीग बचती हैं, जिनमें IL T20 है, जिनमें BBL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन लीग है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। और बिग बैश लीग जो है वो शायद प्रोमिनेंट लीग्स में से है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो बड़ा नाम है क्रिकेट का। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन आफरीदी एक ज़माने में जब वो आए थे पाकिस्तान में बतौर फास्ट बॉलर, उस ज़माने वो एक अच्छे बॉलर थे। वो उनका एक ब्रांड वैल्यू जिसे कहा जाता है, उनकी ब्रांड वैल्यू बनी तो फ्रेंचाइज उनकी जाने मुतवज्जे हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मार्केटिंग होती है ये ज़ाहिर है इसलिए भी होती है कि लीग का भी ये ज़रूरत है कि वो अपनी मार्केटिंग करती रहेगी तो ही वो अपने आप को दुनिया के जो टॉप नॉच लीग्स हैं उनके अंदर बरकरार रखने में कामयाब होगी। तो ये जो प्लेयर उन्होंने लिए उन सारों की मार्केटिंग करना, उनकी रोज़ को वीडियो आ रही है कि उनके साथ जो है वो वेलकम की जो है वो तस्वीरें शेयर हो रही हैं। जब उनको लिया गया उस वक्त पूरे पाकिस्तान को ये बताया गया कि हम जो है वो हारिस रऊफ़ का एक हाउस बना देंगे, एक बाबर आजम का जो है वो हम हाउस बना देंगे। तो ये सारे मार्केटिंग टूल्स हैं, मार्केटिंग स्टंट्स थे जो हर लीग के अंदर जो है वो किए जाते हैं, इन्वेस्टर्स को भी अपने जाने मुतवज्जे करने के लिए और फैंस को भी अपने जाने मुतवज्जे करने के लिए। जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो देखें, शाहीन आफरीदी जब पाकिस्तान में अभी 2-3 रिसेंट सीरीज हुई उनमें भी आपको कंसिस्टेंटली खेलते हुए नजर नहीं आए। वो 2 मैच खेलते थे फिर ड्रॉप होते थे, फिर 2 मैच खेलते फिर ड्रॉप होते थे। और उनमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की थी कि वो 9वें और 10वें नंबर के बैट्समैन को आकर ज़्यादा आउट करते थे। तो शाहीन का जो फोर्टे था, जो उनका क्लेम टू फेम था कि वो नए बॉल से आकर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, वो तो कब का खत्म हो चुका है। इस पूरे साल में हमें कहीं पर भी वो नजर नहीं आया, चाहे वो ODI क्रिकेट हो चाहे वो T20 क्रिकेट हो। बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप हुए, उसके बाद वो वापस आए और जब आप वापस आते हैं, जब आप कम बैक करते हैं तो बाबर आजम अपने नेचर के एतबार से
कोई हार्ड हिटर नहीं है। बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो आएँ और पहली बॉल से ही जो है वो हिटिंग करना शुरू कर दें। जिस तरह से आजकल के ज़माने में टिम डेविड का अगर हम नाम लें, डेविड मिलर का हम नाम लें, ये जो बड़े बड़े पावर हिटर्स हैं, बाबर आजम अपनी एसेंस के एतबार से एक पावर हिटर नहीं है। उनको पिच के ऊपर जाकर टाइम चाहिए। हमने ये बात की थी कि सिडनी की जो फ्रेंचाइज है उन्होंने बाबर को इसलिए लिया है कि सिडनी एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर 150 160 के राउंड T20 मैचेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के फ्रेंचाइज में ही बाबर आजम जो है वो सूट करते हैं जहां पर उनको थोड़ा टाइम मिले। लेकिन पहला मैच वो एक तो मैच 11 ओवर का हो गया, उसमें उनके पास वक्त नहीं था, उनको शॉट मारना था। पर बाबर आजम का की जो प्रोग्रामिंग हुई है एज प्लेयर वो इस तरह की नहीं हुई है कि वो जाके नए बॉल से और पहले ओवर में दूसरे ओवर में जाके मारना शुरू कर दें। वो अपना टाइम लेंगे, उसके बाद स्कोर करेंगे। सेम इज विद रिजवान को भी जब तक कुछ टाइम ना मिले, 10-15 बॉलें उनको ना मिले, उस वक्त तक वो चार्ज नहीं कर पाते और उस करने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। इस मैच में भी उन्हें वो कि उनकी टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन वो उसने अपना लोहा नहीं मनवा सके। शाहीन आफरीदी जो है वो अब एशिया कप में लग रहा था कि उनकी जो रफ्तार है वापस आ रही है। ओकेजनल कुछ क्लिक्स किए थे उन्हें 140 के भी, लेकिन शाहीन की भी कंसिस्टेंसी उनकी इंजरी की वजह से और पीसीबी की पुअर मैनेजमेंट की वजह से जो उन्होंने अपने फास्ट बॉलर के साथ की है, उसकी वजह से वो अपना अभी तक जो है वो नहीं दिखा पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 2-3 प्लेयर जो हैं, हमें पाकिस्तानी फैंस के तौर पर ये उम्मीद रखनी चाहिए, हमें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि ये प्लेयर जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। लेकिन जो बिल्डअप हुआ है बीबीएल की जानिब वो कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ इन तीनों प्लेयर्स के लिए। सो फाद, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए जी, अहमद ने ब्रीफ कर दिया सारा। बेसिकली बात ये होती है कि T20 स्पेशलिस्ट होने चाहिए ना। बाबर इज नॉट अ T20 स्पेशलिस्ट। अब मुझे बात करनी अच्छी भी नहीं लगती है क्योंकि हमारे मुल्क का एक ही स्टार है और मैं काफ़ी दफ़ा टीवी पे ये वाली बात कर चुका हूँ। नाइदर रिजवान इज अ T20 स्टार बेसिकली। हाँ, लीग्स जो होती हैं, लीग्स बड़े प्लेयर्स को लेती हैं क्योंकि उनको व्यूअरशिप चाहिए होती है। उनको ये पता होता है कि यार बाबर एक पाकिस्तान से स्टार आ रहा है, उसकी काफ़ी व्यूअरशिप है, तो हम उसको लेते हैं। लेकिन बाबर की, आप रिजवान की अगर बात करेंगे तो बेसिकली दे आर नॉट T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स। T20 की आजकल टेक्निक्स ही फ़र्क है, शॉट्स फ़र्क है, तो उनको उन चीज़ों पे या तो काम करना चाहिए या उनको फोकस करना चाहिए कि वो अपनी वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। और जहाँ तक आप लोग शहीन की बात कर रहे हैं, शहीन जो है मुझे वो 100% फिट ही नहीं लग रहा, उसके रनअप से भी, उसके एक्शन से भी। और शहीन पे मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ कि कल उसको एक ओवर में 20 रन्स पड़े हैं और आफ्टर द ओवर ही वाज स्माइलिंग। आई हैव नेवर सीन सच क्रिकेटर्स व्हेन वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट के इस तरह का जेस्चर और इस तरह का टेम्परामेंट बॉलर का तो नहीं होता है। बॉलर को तो अगर 15-20 स्कोर पड़ जाते हैं उसका तो रंग लाल हो जाता है और वो जनाब अंपायर से कैप ले रहे हैं और हंस रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको नहीं फर्क पड़ा कि जी मुझे 20 रन पड़ गए हैं। और वही हुआ, आगे उन्होंने आगे 2 बीमबर करवा दिए हैं और बॉल अंपायर ने उनसे वापस ले लिया है। वो तो महला बेहतर ही हुआ उनके लिए, वरना उनको 60-70 स्कोर पड़ जाना था। इन चीज़ों के ऊपर हमारे लड़कों को ना सीख जाना चाहिए। ये 10-10 साल हो गए इनको क्रिकेट खेलते हुए, कोई नए बच्चे तो नहीं है कि जिनके अंदर आप इंजेक्ट करोगे ये छोटी छोटी बातें। दे शुड लर्न from their own experiences. Now they should grown up now, but still ये वहीं के वहीं हैं। तस्वीरें अच्छी खिंचा लेते हैं, वीडियोस बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसी वजह से गेम लड़कों की ख़राब हो रही है क्योंकि फोकस 100% क्रिकेट पे नहीं है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि क्रिकेट में आप 99% भी फोकस नहीं रख सकते हो। आपको अबव 100% फोकस रखना है क्रिकेट में, आप फिर ही ग्रेट प्ले एज अ ग्रेट प्लेयर सरवाइव कर सकते हो। ये इश्यूज है हमारे प्लेयर्स के साथ। ठीक फहद, हमें अब एक ब्रेक पे जाना है और इस बारे में मज़ीद भी बात करनी है, पीएसएल के मैचेस के हवाले से भी बात करनी है, तो स्टे विद अस, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। तो वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने बीबीएल की बात कर ली है, अब हमें कुछ बात करनी है पीएसएल के हवाले से, क्योंकि मैच विंडोज़ का भी ऐलान कर दिया गया है, कितने मैचेस होंगे और किस तरह से ये टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए आकिब कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब से पहले डिटेल ले लेते हैं, क्या प्लानिंग की गई है आकिब इन मैचेस को लेकर?
बहुत शुक्रिया। देखें पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो मेला जितना जितना उसके दिन करीब आ रहे हैं, उसी तरह एक्साइटमेंट भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के फैंस के लिए ज़्यादा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने ऑब्वियसली ऐलान तो कर दिया है कि 26 मार्च से लेके 3 मई तक जो है वो ये टूर्नामेंट खेला जाना है। जुमेरात को शुरू होगा 26 मार्च को, इतवार के रोज 3 मई को ये खत्म होगा। 39 दिन है और इसके अंदर 44 मैचेस ये प्लान किया गया है। ताहम अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी किस्म के हतमी ये फैसला नहीं किया गया। ये इनिशियल मीटिंग है जिसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया है और प्रपोजल दी गई है कि जिसमें 44 मैचेस खेले जाए 39 दिनों में, क्योंकि अब 2 टीमें भी ज्यादा होनी है, 2 टीमें ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली मैचेस ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह का शेड्यूल है 39 दिन में इतना ज्यादा मैचेस नहीं करवाए जा सकते। अगर डबल लीग की बुनियाद पर इवेंट का इन्वाद करते हैं तो उसमें 60 मैचेस होंगे और 60 मैचेस 39 डेज में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इवेंट के फॉर्मेट के मुताबिक पहले मरहले में जो सिंगल लीग की बुनियाद पर होगा, हर टीम को एक मैच खेलने को मिलेगा, जबकि दूसरे मरहले में 8 टीमों को रैंकिंग के बुनियाद पे 4-4 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जा रहा है। ये जो इनिशियल ड्राफ्ट है ये मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ, जहां पर हर टीम को 3-3 मैचेस खेलने को मिलेंगे और इस मरहले में 12 मैचेस जो हैं वो मुनक्किद होंगे, जिसके बाद सुपर 4 मरहले की 2 टॉप टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां फाइनल के साथ 4 मैचेस खेले जाएंगे। और जो इनके जो जिन शहरों में खेला जाना है उसमें आपको पता है कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और पहली बार फैसलाबाद में 11 मैचेस खेले जाने हैं। 8 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो तस्वर की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हेडक्वार्टर है उसके लिए जो है 8 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तमाम नजरें होंगी, जहां पर ओपन ऑक्शन जो है वो होगी 2 टीमों की। वहां पर फैसला होगा कि 7वीं और 8वीं टीम कौन कौन सी होंगी। और ये भी आपको बता दूं कि सोर्सेस ने बताया है कि इसका जो ऑक्शन का मामला है वो तकरीबन शुरू होगा 1 अरब पाकिस्तानी रुपए से, यानी कि जो नई टीम होगी उसकी बिडिंग शुरू होगी 1 अरब रुपए से। टेक्निकल बिड जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताई थी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की तारीख बताई थी वो 15 दिसंबर थी, लेकिन उसमें जो है वो 1 हफ्ता जो है उसको एक्सटेंशन दी गई। या वो बिडिंग जो है टेक्निकल बिड जो है 22 दिसंबर तक होगी। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि दिलचस्पी ले रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज में लेने के, उसमें से 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये दबे लफ्जों में ये शिकवा करते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो 2 नई फ्रेंचाइज हैं उसकी कीमत कुछ ज्यादा है। तो यकीनन अब उसकी कीमत तो बाकी 6 टीमों से ज्यादा होगी जो कि पुराने वाली हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आप ये देखना होगा कि जो फ्रेंचाइज लेने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंग्लैंड से और जो अमेरिका से, वहां से काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स आए हैं। आप गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो है वो न्यूजीलैंड के 2 इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज लेने में खासी दिलचस्पी दिखाई है। तो इस सारे मामले को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नेगोशिएट करना पड़ेगा जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके साथ, और कम से कम कीमत पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कीमत पे जो है वो उनकी टीम बिके, जबकि जो इन्वेस्टर है वो चाहेगा कम से कम पैसों में जो है उनको ये टीम मिल जाए। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से भी जो है वो भी एक लेटेस्ट अपडेट है, और वो ये कि कुछ पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं कि मुल्तान सुल्तान्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो किसी हद तक मामला तय होने का इम्कान है, जो कि अली तरीन जो कि काफी हार्ड स्टांस रखते थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और उन्होंने कई दफा मीडिया पे आकर खुलेआम पाकिस्तान सुपर लीग पर तनकीद भी की है। अब जो है वो किसी न किसी तरह हाथ मिल बैठकर मामला हल करने को तकरीबन तैयार हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि 31 दिसंबर 2025 ये जो डेट है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक तमाम फ्रेंचाइज का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को तमाम फ्रेंचाइज अपने मालिकान की नहीं रहेंगी, वो दोबारा वेटिंग में जाएंगी। उससे पहले 22 दिसंबर तक जो है वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो इस तरह मुल्तान सुल्तान को अगर टीम अब मिलेगी भी तो वो तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ रुपए के करीब मिलने हैं। तो 8 टीमें फाइनल होने के बाद कि जो पहले 6 जनवरी को डेट थी उसमें 2 दिन की एक्सटेंशन हुई। अब 8 जनवरी को जो इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में ऑक्शन होगी उसके बाद ड्राफ्टिंग का सारा मरहला होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है जो कि इनिशियल ड्राफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान सुपर लीग के बड़ों में बैठ के जो बातचीत वहाँ पे ये हुई है कि जो रिटेंशन होती थी पहले वो इस बार जो है वो नहीं हो सकती। ये चीज ज़ेरे गौर है, ताहम अभी इस पर कोई किसी किस्म का हतमी फैसला नहीं है। आपस में उन्होंने बैठ के बातचीत जस्ट की है। जिस तरह फ्रेंचाइज आपको पता है अपने पोस्टर बॉयज को
को जो है वो रखते थे, उनको बेचना नहीं चाहते थे, तो अब तमाम खिलाड़ी जो हैं वो वहां पर जाएंगे। ये चीज देर वगैरह भी इसमें किसी किस्म की फाइनल नहीं है। 8 खिलाड़ियों को, आपको पता होगा जिस तरह ड्राफ्टिंग होती थी पिछले साल तक, 8 खिलाड़ियों को मुख्तलिफ फ्रेंचाइज रिटेन करती थी। तो ये कुछ दिन तक खत्म हो जाए, तो कुछ दिन तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब आपकी 8 टीमें फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद पता चल जाएगा कि जो है वो ड्राफ्टिंग में जाना है या ऑक्शन में जाना है। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मामला काफी हद तक जो है। अच्छा आकिब भाई, ये तो बहुत अच्छा आपने जो है वो तफसील से बता दिया सारा मामला। मुझे ये बताया चलें साथ साथ कि ये जो 2 टीमें नई ऐड होनी है, ज़ाहिर टीमों के ऐड होने से नए प्लेयर्स की ज़रूरत होगी, नए कोचेस की ज़रूरत होगी, और जो स्टेडियम भी यहाँ इस पर ऐड जो शामिल किया गया है फैसलाबाद का, उसमें भी ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। तो ये बताइएगा कि ये जो नए प्लेयर्स की जो बात हो रही है, कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं? 3-4 नाम हमने यहाँ डिस्कस किए थे उस दिन। उसके अलावा कोई ऐसे प्लेयर जिनके बारे में कोई अपडेट आई हो कि वो PSL में आ सकते हैं, या कोई ऐसे कोचिंग स्टाफ के लोग इंटरनेशनल क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जो इसका हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखते हो? इस किस्म में कोई अपडेट अगर हमारे फैंस के लिए आप बता दें। देखिए अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो सारी फ्रेंचाइज है वो इस पर नजर रखें, लेकिन इससे सबसे पहले जो है वो 8 टीमों का फाइनल होना है, क्योंकि अगली 2 टीमों में आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आने हैं और आपके पास लोकल प्लेयर्स भी आने हैं, और वो दोनों मिलके एक टीम बनाएंगे। उसके लिए कोचिंग स्टाफ भी, जिसने आपने बताया कि वो भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर से जो है बड़ा सख्त इम्तिहान है। वो इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपने 6 टॉप क्रिकेटर्स इस वक्त बिग बैश खेलने के लिए दिए हुए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज है उसमें इन 6 प्लेयर्स को ना छेड़ें। ऑस्ट्रेलिया को, जिसको आप कह सकते हैं कि खुश रखें, उनकी बिग बैश खराब ना करें। तो ऑस्ट्रेलिया से इस तरह आप कुछ प्लेयर्स लेके जा सकें। फिर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से, साउथ अफ्रीका से, क्योंकि पैरेलल आपको पता है कि इस वक्त IPL जारी होगी, जिस वक्त जो है PSL जारी होगी। तो आपके लिए सबसे मुश्किल मरहला यही है कि फ्रेंचाइजीज के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, PSL के जो हेड हैं सलमान नसीर, उनके लिए कि टॉप क्रिकेटर्स को पकड़कर जो है वो यहाँ पर लाना है। जिससे हमने पहले नाम दिए ग्लेन मैक्सवेल का, ताहम अभी तक जो है वो फाइनल नहीं, लेकिन फाफ डुप्लेसी और मोइन अली ने जो है पाकिस्तान सुपर लीग खेलने का ऐलान किया है। आल्दो के वो आप कह सकते हैं कि उनकी उनमें दमखम अब वो नहीं रहा जो कि यंगस्टर्स में होना चाहिए, लेकिन फिर भी नाम वो बड़े हैं, उन्होंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान अपनी मुल्कों को, तो उनके आने से भी काफी फायदा होगा। कई अभी नाम है, क्योंकि अभी IPL की एक मिनी ऑक्शन भी जारी थी जो अभी भी जारी है, वहां पर भी कई लड़के जो हैं वो अनसोल्ड गए हैं, जिनमें कुछ लड़के हैं रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, लियाम लिविंगस्टन है, कई लड़के हैं जो अनसोल्ड गए हैं। तो अभी वो भी अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि अगर वो वहां पर अनसोल्ड जाते हैं तो वो यकीनन फिर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। और वहां पर भी कई ऐसे नाम है जो अभी भी इंटरनेशनल सर्किट में अपनी टीम के लिए काफी हद तक जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जहां तक आपने जो है वो मुआहिदों की एग्रीमेंट की बात की है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सब कुछ इनिशियल है। अभी सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में एक चीज फाइनल हुई है, वो ये है कि 26 मार्च से लेके 3 मई तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे। उसके अलावा अभी तक किसी किस्म का कोई फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि 31 दिसंबर 2000 तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और अगले 10 साल के लिए तमाम मुआहदे जो हैं वो होने हैं, जिसमें आप जिस तरह ब्रॉडकास्टिंग की आपने बात की, बिल्कुल मुआहदे भी होने हैं, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के हवाले से भी बात करनी है हमने, लेकिन फाहद की तरफ बढ़ेंगे। फाहद, आपको क्या लगता है कि ये जो एक मसला सामने आया है टीम्स के ऐड होने से कि प्लेयर्स की जो है वो कमी भी आ सकती है, उसमें फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमसाया मुल्क के अंदर भी लीग चल रही होनी है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस मसले को एड्रेस किया जा सकता है? फाहद, देखें जी, हम अच्छा करें। ये जो रोड शोज वाली चीज़ की है, नकवी साहब को मैं इस पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि नकवी साहब मार्केटिंग को लेके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप जितना मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट को, उतने लोगों तक वो मैसेज जाता है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं। प्लेयर्स का कोई इशू नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स दुनिया में इतने ज़्यादा है यार, और एक टीम ने मतलब कितने को प्लेयर्स ले लेने इंटरनेशनल, तो इतने प्लेयर्स तो मैनेज हो जाएंगे दूसरी कंट्री से। वो मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा। डिपेंड करता है कि पहली तो बात ये है कि कौन से सिटीज़ को की टीम लाते हैं। लाइक फैसलाबाद आती है या सियालकोट आती है, हैदराबाद का नाम सुन रहा हूँ मैं। इट डिपेंड्स पहले कि कौन सी टीम फाइनल होती है, फिर उसकी क्या मैनेजमेंट है, कौन उसको ऑन करता है, और लेकिन फाहद हिंट्स तो आ सकते हैं जिस तरह से किस तरह से जाते हैं। डिपेंड्स, ये थोड़ा से दिनों में ये चीज़ें
फाद हिंट्स तो आ सकते हैं ना, कि जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है मुजफ्फराबाद स्टेडियम को लेकर, फैसलाबाद स्टेडियम को लेकर, तो मुमकिन तौर पर ये दो टीम्स सामने आ जाएं। हाँ देखिए जी, कैसे होती हैं लीग्स, बड़ी होती हैं कि जब आप ज्यादा स्टेडियम्स को इन्वॉल्व करते हो, और खास तौर पे छोटे छोटे शहरों के स्टेडियम्स को इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज्यादा आता है। लाइक आपने कराची में देखा होगा कि कराची में उस तरह क्राउड ही नहीं आता है, ना इंटरनेशनल मैचेस में, ना पीएसएल मैचेस में। हाँ, लाहौर में क्राउड आ जाता है क्योंकि लाहौरियों को क्रिकेट का शौक है। एंड फैसलाबाद एंड सियालकोट इज वेरी केपेबल फॉर गेटिंग द क्राउड ओवर देयर। देखिए, जितना ज्यादा स्टेडियम्स भरेंगे उतना ज्यादा पैसा अंदर आएगा, जितना ज्यादा पैसा अंदर आएगा वो फ्रेंचाइजीज को भी फायदा होएगा, बोर्ड को भी फायदा होगा, बोर्ड को भी फायदा होगा, इन दी फ्रेंचाइजीज को होल भी फायदा होगा। इस पर मजीद भी बात करनी है, क्योंकि पीसीबी अहम मीटिंग भी हुई है जिसको चेयर किया है मोहसिन नकवी की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन इस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ते हैं शो के अगले मरहले की जानिब, और बात करनी है हमने फ़ुटबॉल को लेकर और इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह से हमने आर्सेनल की कारकर्दगी के हवाले से शो के स्टार्ट में बात की कि जो उनकी हमेशा से एक रवायत रही है कि हमेशा वो टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा के रखते हैं, लेकिन फिर अचानक लास्ट वीक के कुछ मैचेस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं कि वो फिर टेबल पर चौथी पाँचवीं पोजीशन पर आ गिरते हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है वीक 15 तक की, तो अहमद से ही जान लेते हैं। अहमद, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है कि इस दफ़ा जो ट्रॉफी की अलमारी कई सालों से आर्सेनल की बंद पड़ी है वो खुलेगी दोबारा से और कोई ट्रॉफी जाएगी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आर्सेनल ने जो है वो, अगर आप आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लीग के टॉप पर भी आर्सेनल की टीम जो है वो नज़र आ रही है। आर्सेनल ने जो है वो इस वीक शिकस्त दी है वुल्वरहैम्पटन की टीम को। पिछले हफ्ते जो है उनका मैच ड्रॉ हो गया था। तो आर्सेनल की टीम जो गुज़श्ता 4 मैच हुए उनमें से 2 मैच जीती है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है और 1 मैच जो वो हारी है। उससे पहले आर्सेनल का एक जो है वो विनिंग रन चल रहा था और ऐसे लग रहा था कि आर्सेनल जो है वो रन थ्रू कर जाएगा इस लीग सीजन को, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में आमतौर पर इस तरह से होता नहीं है। आर्सेनल की टीम जो 2 हफ्ते कबल की अगर हम स्टैंडिंग देखें तो उसमें 8 पॉइंट्स का जो है वो गैप उसने हासिल कर लिया था, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब ये गैप जो है वो कम होकर सिर्फ 2 पॉइंट पर आ चुका हुआ है। और इस वीक जो आर्सेनल का मैच हुआ है वुल्वरहैम्पटन वंडरर्स था, उसमें भी आर्सेनल को जो है वो स्टॉपेज टाइम के अंदर जाकर विनिंग गोल जो है वो आर्सेनल ने स्कोर किया। तो आर्सेनल जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हमें नज़र आती है व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव उनकी जो गेम है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आर्सेनल की जो गोल स्कोरिंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं। और आर्सेनल ने इस मैच में जो पहला गोल किया वो एक ऑन गोल था और उसके बाद स्टॉपेज टाइम में आर्सेनल को जाकर जो है वो विनिंग गोल मिला। तो आर्सेनल लकीली मैच जीतने में कामयाब तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी ने भी अपनी जो विनिंग रन है उसको जारी रखा है और मैनचेस्टर सिटी ने 3-0 की अवे जो है वो कामयाबी हासिल की है क्रिस्टल पैलेस के होम में सेलर्स पार्क में जो है वो 3-0 की जीत, इसमें अर्लिंग हालैंड ने 2 गोल किए। तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का अब जो वो गैप है टॉप ऑफ द टेबल वो सिर्फ 2 पॉइंट का रह गया है। 16 मैच वीक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। अब इन दोनों टीमों को 22 मैचेस मजीद खेलने हैं और उसके बाद जो है वो लीग के विनर का फैसला होगा। लीग का इख्ताम जो है वो मई के महीने में होगा। तो अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्रिसमस का जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल होता है प्रीमियर लीग सीजन के अंदर, कि यहाँ पर जो टीम सबकत लिए रखती है वो आमतौर पर लीग को जो है वो जीतने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस वक्त एक बहुत टाइट रेस है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है जो सीजन के स्टार्ट में कहा जा रहा था, प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि आर्सेनल रन थ्रू कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये एक टफ कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में कोई तीसरा स्टेक होल्डर भी शामिल हो सकता है अगर वो अपनी विनिंग रेशोज को बरकरार रखने में कामयाब होता है, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। क्योंकि चेल्सी की बात करें, लिवरपूल की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, इनमें से तमाम टीमें जो है वो टॉप सी टर्वी नजर आ रही हैं, जीतती हैं हारती हैं, जीतती हैं हारती हैं। कोई टीम ऐसी नहीं है जो लगातार मैच जीते ही हो। चेल्सी की अगर बात करें तो चेल्सी ने इस वीक जो है वो फिर कामयाबी हासिल की है, आखिरकार वो दोबारा जीत के मरले पर आ गए हैं। पिछले 3 मैच में से वो 1 मैच भी जीतने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस बार एवर्टन को उन्होंने अपने होम में 2-0 से कंफर्टेबली मैच हराया है और अब वो 4th पोजीशन के ऊपर आ गए। इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज एस्टन विला की टीम है जो इस वक्त 3rd पोजीशन पर है 16 मैचेस कंप्लीट होने के बाद, और एस्टन विला लगातार 5 मैचेस जो है वो जीतने में कामयाब हुआ है, इंक्लूडिंग द गेम अगेंस्ट लीग लीडर्स आर्सेनल। आर्सेनल को भी उन्हें जो है वो लास्ट वीक शिकस्त दी थी और इस वीक दोबारा से उन्हें कामयाबी हासिल की है। वेस्ट हैम के अगेंस्ट 3-2 की ये कामयाबी है और इससे एस्टन विला को 3री पोजीशन मिल गई है।
लीग टेबल की अगर हम बात करें तो लिवरपूल की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो जो उन्होंने पहले 5 मैचेस जो है वो लगातार जीते, लेकिन उसके बाद जो 10 मैच उन्होंने खेले उसमें से वो सिर्फ 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। तो लिवरपूल की टीम अब जो है वो टेबल के ऊपर अच्छा सिक्स नंबर पर ये लग रहा है कि लिवरपूल की टीम कहीं पे सफर कर रही है, और सफर की बात करें तो मोहम्मद सलाह भी इस टीम के साथ सफर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सफर तमाम होने वाला है मोहम्मद सलाह का? देखें, बिल्कुल कहा तो ये जा रहा है कि जो इस वक्त कंडीशन है प्लेयर और कोच के जो ताल्लुकात हैं आपस में वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और मोहम्मद सलाह 3 मैचेस बेंच पर रहने के बाद जो अभी कामयाबी हासिल की है ब्राइटन एंड होव एल्बियन के खिलाफ एनफील्ड में लिवरपूल में, उसमें जो है वो उन्होंने कुछ वक्त मैच में हिस्सा लिया, और उसके बाद जब वो फैंस उनको ओवेशन दे रहे थे और वो उनका थैंक यू बोल रहे थे तो बहुत सारे एनालिस्ट थे फुटबॉल वर्ल्ड के जो ये कह रहे थे कि शायद ये आखिरी मैच हो सकता है मोहम्मद सलाह का लिवरपूल के लिए। ये इसलिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि लिवरपूल की अगर हम पिछले 6-7 साल की हिस्ट्री देखें, इसमें लिवरपूल एक यूं कह लीजिए कि 7th-8th रैंक की टीम था और यूरोपा लीग खेलता था, उसको दोबारा से अपग्रेड करके चैंपियंस लीग में लाने में और चैंपियंस लीग जितवाने में और प्रीमियर लीग का विनर बनाने में जिस एक प्लेयर का अगर हम नाम लें तो वो जाहिर है कि मोहम्मद सलाह होगा। और मोहम्मद सलाह जो है वो शायद मेरा ख्याल है जो रिसेंट पास्ट है 20-25 साल का, स्टीवन जेरार्ड के बाद शायद सबसे बड़ा नाम लिवरपूल ने मोहम्मद सलाह ही प्रोड्यूस किया है। अगर हम उनकी अचीवमेंट्स की बात करें, उनके गोल जितने ज़्यादा हैं, उनके असिस्ट ज़्यादा हैं, हर ट्रॉफी वो लिवरपूल के साथ जीते हैं। एफए कप की बात करें, लीग कप की बात करें, चैंपियंस लीग की बात करें, प्रीमियर लीग की बात करें, हर मेजर ट्रॉफी वो इस क्लब के साथ जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जीते हैं बल्कि हर जीत के अंदर कोई एक नाम जो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता था वो मोहम्मद सलाह होता था। अनफॉर्चुनेटली इस सीजन के अंदर आर्ने स्लॉट जो उनके मैनेजर हैं, उनकी जो साइकी है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसके मुताबिक उनकी टीम परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई है। तो बहुत सारे जहां पर उन्होंने तरीके आजमाए, वहीं पर यह भी एक तरीका था कि मोहम्मद सलाह जो अब 33 साल के हो गए हैं, ज़ाहिर उनके रिफ्लेक्स स्लो हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें जो है 33-34 साल की उम्र में आकर प्लेयर जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता जिस तरह से वो टॉप एज के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। तो मोहम्मद सलाह को भी उन्होंने बेंच करवाया और 3-4 मैचेस में जब उनको बेंच करवाया गया तो उसके बाद से ये रूमर्स आना शुरू हुए कि मोहम्मद सलाह जो है वो अब लिवरपूल को खैर बात कह देंगे और अब वो किसी और जाने। अब इसके बाद जो है वो उन्हें अफ्रीका कप ऑफ नेशंस खेलने के लिए जाना है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस खेलने के जब वो जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि वो वापस इंग्लैंड ना आए, क्योंकि ट्रांसफर सीजन का भी वहां से आगाज हो चुका होगा। और जिस तरह की ट्रीटमेंट उनकी यहाँ पर चल रही है और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं लिवरपूल के अंदर बतौर क्लब अगर हम बात करें, तो ये दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद सलाह की वापसी अब इस क्लब में तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। लिवरपूल की जानिब से भी इस किस्म का इंदिया दिया गया है कि लिवरपूल उनके रिप्लेसमेंट को तलाश कर रहा है और जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमें ये देखने को मिल सकता है कि मोहम्मद सलाह जो है वो लिवरपूल को खैर बात कहकर शायद हमें किसी और लीग में, और ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि वो सऊदी लीग के अंदर जो है वो अपना सऊदी लीग के अंदर जिस तरह बाकी प्लेयर्स भी वहाँ पर जा रहे हैं और मुस्लिम प्लेयर्स भी वहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो देखते हैं कि मोहम्मद सलाह आगे क्या डिसीजन करते हैं। आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही डिसीजन होगा उनके लिए भी और मोरक्कन टीम के लिए भी। खैर हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल ठीक 5 बजे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।